नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को आरएल परिपथ, आरसी परिपथ और एलसी परिपथ की वीडियो प्रोवाइड कर दी है और आज हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी श्रेणी परिपथ। ओके, तो आरएलसी श्रेणी परिपथ पढ़ने से पहले हमारे सभी नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो पहले जा कर के प्लेलिस्ट से, एसी सर्किट के प्लेलिस्ट से आप जो है आरएलसी परिपथ, आर परिपथ, एल परिपथ इनकी वीडियो जरूर देखें और फिर आके आरएलसी परिपथ की वीडियो देखें। मेरी ये आप लोगों से गारंटी है कि आपको एसी सर्किट ज़रूर समझ में आएगा और मैं आगे कंटिन्यू जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और रोज़ जो है सुबह 6 बजे वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप रोज़ सुबह 6 बजे नई वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि आरएलसी परिपथ में कौन कौन से जो है घटक लगे हुए हैं। इनमें जो है वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, धारा का समीकरण क्या होता है, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आरएलसी परिपथ में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C तीनों संयोजित रहते हैं। ओके, आरएलसी परिपथ में ये तीनों ही घटक क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रतिरोध में जो वोल्टेज होता है VR होता है, प्रेरकत्व में जो वोल्टेज होता है VL होता है और संधारित्र में जो वोल्टेज होता है VC होता है। ओके, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है, प्रेरकत्व को, इंडक्टर को L से प्रदर्शित किया जाता है और कैपेसिटर को C से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, यदि परिपथ में धारा का समीकरण, परिपथ में धारा का समीकरण I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी है, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का समीकरण होगा, होगा, समीकरण लिखेंगे। प्रतिरोध में वोल्टेज का समीकरण भी R बराबर होगा दोस्तों V मैक्स साइन ओमेगा टी। ओके, V मैक्स साइन ओमेगा टी, क्योंकि प्रतिरोध में जो वोल्टेज होता है धारा के इन फेज में होता है। प्रेरकत्व में वोल्टेज होगा VL बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि प्रेरकत्व में जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है और संधारित्र में जो वोल्टेज होगा VC बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो इस तरीके से हम प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में और संधारित्र में वोल्टेज का समीकरण लिख सकते हैं। तो चलिए इनका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। ये आपकी करंट I है और I के ही इन फेज में आपका वोल्टेज जो है VR भी है। I के ही इन फेज में आपका वोल्टेज क्या है, VR भी है। ओके, और उसके बाद जो है इससे 90 डिग्री पीछे रहने वाली जो वोल्टेज है, धारा से 90 डिग्री पीछे रहने वाली वोल्टेज VC है और इससे 90 डिग्री आगे रहने वाली जो वोल्टेज है वो है VL, यानी प्रेरकत्व की वोल्टेज। तो आप देख रहे हैं Y अक्ष पर, यानी Y एक्सिस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, यानी दो वोल्टेज कार्य कर रहे हैं और दोनों विपरीत हैं। तो इनका जो परिणामी होगा वो होगा VL यानी माइनस VC, यानी VL माइनस ये क्या हो जाएगा VC, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है पहले। यहाँ पर देखते हैं, अब एक वोल्टेज आपको यहाँ पे लग रहा है VL माइनस VC
और एक लग रहा है VR, तो इनका भी एक रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा। तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज मान लेते हैं कितना है, V है। ओके, इनका रिजल्टेंट वोल्टेज मान लेते हैं कितना है, V है। और अब हम V का मान निकालते हैं। ओके, तो ये दूरी आप देख रहे हैं, ये दूरी है आपकी VL माइनस VC, VL माइनस VC है ये दूरी। और ये दूरी आप जानते हैं आपकी है ये दूरी VR। ओके, इस पर आपका वोल्टेज ये है आपका VR। ओके, तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से V का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा कर्ण का वर्ग यानी V का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग यानी VR का स्क्वायर और धन लंब का वर्ग यानी VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओके, तो इससे हमको परिणामी वोल्टेज का समीकरण पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों को समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को I स्क्वायर से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों को I स्क्वायर से भाग करने पर तो जब दोनों पक्षों को I स्क्वायर से भाग कर देंगे तो हमको यहाँ पे बनेगा V अपान I स्क्वायर, और V अपान I स्क्वायर होता है Z स्क्वायर। यहाँ पे VR अपान I स्क्वायर बनेगा तो VR अपान I होता है R स्क्वायर। ओके, और VL माइनस VC हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका धन, ये हो जाएगा VL अपान I बनेगा तो ये हो जाएगा XL, और VC अपान I बनेगा तो ये हो जाएगा XC। ओके, यानी XC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस समीकरण में I स्क्वायर से भाग करके ये समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको परिपथ की प्रतिबाधा Z मिल जाएगी, इम्पीडेंस परिपथ का इम्पीडेंस आपको मिल जाएगा, परिपथ का इम्पीडेंस यानी Z मिल जाएगा। Z बराबर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर धन XL बराबर आपको मालूम है, XL बराबर होता है 2 पाई FL और XC होता है 1/2 पाई FC। ओके, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। चूंकि x बराबर XL माइनस XC, x बराबर XL माइनस XC, x आपका कहलाता है रिएक्टेंस। क्या कहलाता है, रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात। x को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस यानी प्रतिघात कहते हैं। XL को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात। और C को कहते हैं हम लोग XC को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा आपका धारतीय प्रतिघात होगा। और तीनों का ही मात्रक बनेगा। XL का मात्रक भी ओम होगा, इसका भी मात्रक ओम होगा, इसका भी रिएक्टेंस का मात्रक भी ओम होगा, और धारतीय प्रतिघात का मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा। ठीक, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। Z का मान भी आपका क्या होगा, ओम होगा। वीडियो में पूरी तरीके से क्वालिटी है, आपको एक एक कंटेंट जो है बहुत ही बारीकी से उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो ये एकदम 100% गारंटी है कि आपको AC सर्किट आपके मस्तिष्क की नसों तक पहुंचेगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए, यहाँ हमने बता दिया आपको कि इम्पीडेंस का फार्मूला हमको यहाँ से मिल गया, इम्पीडेंस हमको मिल गया। अब हम निकालेंगे परिपथ की धारा। परिपथ की धारा हो जाएगी, परिपथ की धारा I बराबर होगी V/Z, यानी कि हो गया आपका V बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे, ये हो जाएगा जेड बराबर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की जगह पे एक्सएल माइनस एक्सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, नहीं एक्सएल माइनस एक्सी की जगह पे एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमको जेड का ये फार्मूला मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे जेड इक्वल टू इतना, और परिपथ का शक्ति गुणक निकालेंगे, आरएलसी परिपथ का शक्ति गुणक होगा, परिपथ का शक्ति गुणक पीएफ यानी पावर फैक्टर जिसे शक्ति गुणक कहेंगे, शक्ति गुणक हो जाएगा, शक्ति गुणक हो जाएगा आपका शक्ति गुणक पीएफ यानी कॉस फाई इक्वल टू होगा आर बाई जेड यानी रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस, और ये हो जाएगा आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं आगे, यहाँ पे आगे अब हम कैलकुलेट करते हैं आरएलसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कोण, धारा व वोल्टेज के बीच का कोण, वोल्टेज के बीच का कोण, धारा व वोल्टेज के बीच का कोण, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। ओके, यानी कि आप यहाँ से थीटा निकालेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। भाई जो है थोड़ा सा इसे चेक कर लीजिए, यहाँ इधर ये दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच का कोण मिल गया, परिपथ में शक्ति गुणक मिल गई, परिपथ की धारा मिल गई। अब परिपथ में पावर निकाल लेते हैं। परिपथ में पावर तीन प्रकार की होती हैं, आपको मालूम होगा। पहले हम सक्रिय एक्टिव पावर लिखते हैं, एक्टिव पावर को P से लिखते हैं, तो P बराबर हो जाएगा VI cos फाई, ये हमारी एक्टिव पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्टिव पावर। ओके, ये क्या कहलाती है? एक्टिव पावर कहलाती है। ओके, अब हम देखते हैं, फिर लिखते हैं परिपथ की जो है रिएक्टिव पावर होगी हमारी, रिएक्टिव पावर को यस से दिखाते हैं, तो यस बराबर हो जाएगी VI साइन फाई, ये हमारा होता है रिएक्टिव पावर। परिपथ में कौन सी पावर होता है? ये रिएक्टिव पावर होता है। ओके, ये परिपथ में रिएक्टिव पावर का जो है फार्मूला है। ओके, परिपथ की ये रिएक्टिव पावर हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपेरेंट पावर होती है Q बराबर होगी VI, ये जो है अपेरेंट पावर होती है, आभासी शक्ति, अपेरेंट पावर। ओके, ये परिपथ में अपेरेंट पावर का क्या है? फार्मूला है, यानी कि आभासी शक्ति। तो एक्टिव पावर यानी कि वास्तविक शक्ति VI cos फाई होती है, रिएक्टिव पावर यानी कि प्रतिघाती शक्ति VI sin फाई होती है, और अपेरेंट पावर यानी आभासी शक्ति जो होती है वो VI होती है। ओके दोस्तों, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे इसी में परिपथ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, आगे मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें RLC परिपथ में। अब आगे देखते हैं, अब हमको देखना है RLC परिपथ के अन्य बिहेवियर के बारे में देखेंगे। RLC परिपथ में आप देखेंगे कि यदि RLC परिपथ में XL ग्रेटर देन क्या हो जाए? XL ग्रेटर देन XC, XL ग्रेटर देन क्या हो जाए? XC, तो परिपथ का व्यवहार जो होगा, तो परिपथ का व्यवहार जो होगा RL परिपथ की तरह होगा। किसके तरीके हो जाएगा?
यानी परिपथ बिहेवियर किसके तरीके से करने लगेगा, आरएल परिपथ की तरह करने लगेगा। और यदि एक्सएल लेस देन एक्सी हो जाए, एक्सी हो, तो ये आपका परिपथ का व्यवहार जो होगा, परिपथ का व्यवहार जो होगा वो आरसी परिपथ की तरीके हो जाएगा। मैंने आपको आरसी परिपथ भी पढ़ा दिया है, आरएल परिपथ भी पढ़ा दिया है। और यदि जो है यदि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए तो परिपथ जो है प्योर रजिस्टिव हो जाएगा, यानी परिपथ जो है वो प्योर रजिस्टिव की तरीके से व्यवहार करने लगेगा। ओके, आपको एक घटना और बतानी है। एक्सएल बराबर एक्सी पर परिपथ अनुनादी होगा, परिपथ अनुनादी होगा। एक्सएल बराबर एक्सी पर परिपथ क्या होगा, अनुनादी होगा। ओके, अनुनाद की घटना का भी मैं जिक्र कर देता हूं आगे। एक्सएल बराबर एक्सी पर परिपथ क्या होगा, अनुनादी होगा। ठीक, अनुनाद की सहायता से ही हम रेडियो को जो है अपने रेडियो पर जो है संचार को सुन पाते हैं। मोबाइल पर भी रेडियो सुनते हैं जो है वो अनुनाद की सहायता से ही सुनते हैं। तो एक्सएल बराबर एक्सी पर अनुनाद होगा। और अनुनादी आवृत्ति जो होगी, अनुनादी आवृत्ति होगी आपकी, अनुनादी आवृत्ति एफ यहाँ से निकाल लेते हैं, अनुनादी आवृत्ति एफ का मान निकाल लेते हैं। तो एक्सएल बराबर होगा एक्सएल बराबर एक्सी के, यानी कि ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी के। ओमेगा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल का सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/LC हो जाएगा। ओमेगा बराबर हो जाएगा √1/LC, यानी कि 1/√LC हो जाएगा। ओके, 1/LC हो जाएगा। ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πf बराबर 1/√LC। और एफ बराबर हमको मिल जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। ये है RLC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति प्रेरकत्व और संधारित्र पर निर्भर करती है, ये रजिस्टर पर यानी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। ओके, अब हम देखते हैं जो है RLC परिपथ की अनुनाद पर जो है विशेषताएं। RLC परिपथ का अनुनाद पर व्यवहार, अनुनाद को जिसे क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजोनेंस। अनुनाद पर व्यवहार, अनुनाद पर इसका व्यवहार देखते हैं। तो अनुनाद पर ये जो है इसमें प्रतिबाधा Z कितना हो जाएगी, R। आपको याद रखना है कि अनुनाद पर RLC परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो Z क्या होगी, R होगी। और ये Z का मिनिमम मान होगा, क्या होगा, मिनिमम मान होगा, यानी न्यूनतम मान होगा। तो अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा Z जो है न्यूनतम हो जाती है। ठीक, और परिपथ की धारा जो हो जाती है, धारा I मैक्स हो जाती है। श्रेणी अनुनाद में जो है धारा अनुनाद पर मैक्सिमम होती है और इसका मान होता है V/R के। ओके, V/R के होता है। और अनुनाद पर आपको याद रखना है, अनुनाद की जब भी घटना होगी, अनुनाद पर PF जो होता है, अनुनाद पर PF cos फाई जो होता है उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। ओके, अनुनाद पर PF यानी cos फाई का मान क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। यानी अनुनाद की घटना पर धारा और वोल्टेज क्या हो जाते हैं, इन फेज हो जाते हैं दोस्तों। तो ये आपका RLC परिपथ था और हमें उम्मीद है कि आपको RLC परिपथ अवश्य समझ में आएगा। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत में है, आपके प्रॉब्लम में है, उस टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस टॉपिक की वीडियो मैं ज़रूर ही आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।